नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। 2024 के विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा उसमें एक प्रमुख राज्य है और प्रमुख इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बार जिस तरीके के रुझान 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले हैं वो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी गई हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में तापमान बिल्कुल हाई पे था और अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। लेकिन अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो यहाँ का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और शायद यही कारण है कि आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद अभी थोड़ा भी यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं या बड़े नेताएं हैं रेस्ट मोड में बिल्कुल भी नहीं हैं। वो एक करके हर जिले में अपने प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसी बात को लेकर आज हम बात करेंगे कुछ युवा कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कि इस पूरे राजनीतिक माहौल में वो क्या सोचते हैं और उनकी अपने पार्टी को लेकर, अपने नेता को लेकर किस तरीके की सोच है। तो आइए चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? प्रदीप। कौन सी क्लास है? अभी तो 10th क्लियर करी है। तो आप किसी नेता के साथ आए या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हम भाई के साथ आए अपने। भाई के साथ? क्या नाम है भाई? अमित। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता? हाँ जी। आपको क्या समझ में आता है कि ये जो पार्टीबाजी होती है, नेतागिरी होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ होता है? फायदा तो नहीं होता जी, अपना भाई खड़ा है, बस भाई हमारे साथ है, हम भाई के साथ है। भाई के साथ है। आपका नाम? अमित। क्या करते हैं आप? मेरा असलोन है। तो आप क्या पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप सपोर्टर हैं किसी के? सपोर्टर हैं, हम भाई के साथ हैं। क्या नाम है? सेक्टर 16 से। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि नेताओं के पीछे जो नेता लोग घुमाते रहते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है या वैसे टाइम पास? उनका तो खैर पता नहीं जी, अपना भाई अपने साथ 24 घंटे करता है, चाहे आधी रात को बुला लो तब भी हाजिर हो जाता है, तो वो हमें बुलाता तो हम भी हाजिर हो जाते हैं, साथ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो वही है ना, कोई किसी के लिए साथ करता है तो उसके साथ करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए आपके भाई हैं, ठीक है, और वो जो है कि किस तरीके के साथ खड़े होने की बात होती है? ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो नए जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो नए बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई कहीं चालान कट रहा है, कहीं पुलिस पकड़ लिया, कहीं किस तरीके से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे सारे भाई अपना रूल फॉलो करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप नहीं करते? सारे भाई करते? सभी करते हैं जी। मैं तो वैसे ही नहीं निकलता जी, सलून में सारा दिन रहता हूँ। कितने साल से हैं एमसी आप? अभी नए प्लान से बने। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ ही जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय भी आप कांग्रेस में ही थे या? कांग्रेस में काफ़ी कितने समय से आप राजनीति में काम करते हैं? समाज सेवी थे, समाज से क्या करते थे आप? लोगों की मदद करते थे। आपको जिस तरीके का रुझान है हमारे देश के युवाओं का राजनीति में और राजनीतिक तौर पे जो जागरूकता है हमारे देश के युवाओं में वो काफ़ी कम है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप युवाओं के बीच में काम करते हैं, आपको क्या महसूस होता है कि युवा क्यों नहीं इंटरेस्ट लेता, क्यों नहीं समझता कि उसके अधिकार क्या हैं, क्यों नहीं समझता कि अगर किसी को वोट दें तो उसके आधार क्या होने चाहिए? अब बदल रहा है सब माहौल। आपको भी दिख गया होगा इस इलेक्शनों के बाद 2024 के ये जो लोकसभा के इलेक्शन गए हैं, तो ये युवा ने ही वोट डाली है। युवा जाग चुका है और बढ़िया आगे अपने उस पर लेके जाएगा देश को भी, हर चीज़ पे तरक्की पे। आपको लगता है कि इस बार युवाओं ने कांग्रेस का साथ दिया है? बिल्कुल दिया है। अब हम पंचकुला में खड़े हैं और पंचकुला में बातें आ रही हैं कि जो चंद्रमोहन जी को टिकट बार हम जो पहले मिलती आई हैं, इस बार चंद्रमोहन जी को कहीं और भेजा जा रहा है और यहाँ से कोई और किसी और को टिकट दिया जाएगा। इस बात में कितना दम है? हमें तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। जो भी यहाँ से टिकट लेके आएगा हम तो उसको जिताने की वो करेंगे। अच्छा, एक बात और सुनो, अभी लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटें आई हैं कांग्रेस की हरियाणा में और इन 5 सीटों को लेकर जो बगावती सुर जो आने शुरू हुए हैं, ख़ास तौर से भूपेंद्र हुड्डा के जो दूसरे गुट हैं, चाहे वो अजय यादव हों
चाहे वो कुमारी सैलजा हों, अभी किरण चौधरी छोड़कर गई हैं, इन सारे गुटों का ये कहना है कि जो टिकट है वो जिस तरीके का सर्वे किया गया, जो कार्यकर्ताओं ने जिसको टिकट देने की जो बात कही उसको नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये निकला है। नहीं तो हमारी 10 की 10 सीटें आती। आपको क्या लगता है? जी कुछ नहीं, जितने भी 5 कैंडिडेट आ रहे हैं वो ये नहीं है कि कहीं लाखों से मार्जिन से आ रहे हैं, वो हारे ही 5-5, 10-10 हज़ार वोट से बस, वो भी जीते, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊपर हाईकमान के फैसले हैं, हम तो बहुत अभी छोटे लेवल पे हैं, बाकी ऊपर देखेंगे जो भी बड़े हैं। क्या आपको लगता है कि जब टिकट दी जाती है तो कार्यकर्ताओं से राय विमर्श किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, हमारे से तो होता है यहाँ पे पंचकूला हल्के का। अगर देखें तो गुरुग्राम से जो है कि राज बब्बर को टिकट देना, जी वहाँ तक तो हमें तो अपने एरिया का, तो मैं आपको अपने एरिया का बता तो इस बार आपको भरोसा है कि चंद्रमोहन सीट निकाल लेंगे? जी किसी को भी टिकट मिलेगी यहाँ से वो सीट निकाल के देंगे। कुछ और नेता जो है कि चाहे उपेंद्र वालिया हो या और नेता हो, कोई भी टिकट ले आए जी, हम उसको जिता के बेचेंगे यहाँ से, इस पर विश्वास पूरा विश्वास है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपने जीवन में पैसों में खेलना चाहते हैं तो ये 3 बुक्स आपको मालामाल कर देने वाली है। पहली, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दूसरी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउस। ये तीनों बुक्स हिंदी, इंग्लिश और भारत के अन्य भाषाओं में Amazon पे उपलब्ध है। और इसी के साथ जिनको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है या बोरियत होती है तो वो ऑडियो भी खरीद सकते हैं। फिर देर किस बात की, इन सारे लिंक्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। पार्टी कोई भी हो, देश में आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और बोझ हल्का करने वाला नेता चाहिए, और जाली और ठग विद्या वाला काम हटाएंगे नहीं तो उन जज को भी कैद करवाएंगे जो कि चोर चोर है, 1 रुपया किया हो या 10 रुपया किया हो, उस चोरों को छोड़, जो किया चोरी हो उसको छोड़ दिया गया, बाकी कैदी फंसे पड़े हैं, उनको छुटकारा दिलवाना है भाई। नहीं तो मंत्री जी को कैद। कौन सी कैद में? कौन कैद है? कैद में कौन है? मेरा कहना है नौकरी नहीं मिली कंगले गरीब वासी लोगों को, किसी को कंगाल फुटपाथ पर रहने वाला आदमी है ना, उनको नौकरी बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारों की रोजगार देनी जरूरी है, उनको दिया जा रहा जिनको रोजगार मिला पड़ा। ये ठग वाला काम नहीं हटाया जाएगा तो जनता जो सीट दे रही है सीट वापस भी ले सकती है। किसको दे रही है सीट जनता? पार्टी कोई भी है उसमें वोट के लिए तो आदमी दे दिया, बना दिया नेताजी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक है? पार्टी, दोनों पार्टी को रिजेक्ट किया जाएगा भाई हमारे तरफ से। किसको लाया जाएगा इसमें? उसको लिया जाएगा भाई जो बोझ जो पड़ा हुआ है देश के ऊपर में वो हल्का हो सके। नहीं तो गिरफ्तारी का टाइम आ रहा है, चोरों को सीट पर नहीं रखा जाएगा। आप किसके साथ आए? हम तो आए सैनी साहब के साथ आए। सैनी साहब के साथ क्या करते हैं सैनी साहब? क्यों उनसे का काम करते हैं। खुशी में उन्होंने लड्डू बंटवाया कॉलोनी में। किस खुशी में? खुशी में वो कांग्रेस पार्टी का वरुण जी चौधरी जीते, तो भाई जीते तो लड्डू ये बांट रहे हैं। आए कमेटी सेंटर में प्रचार जो कुछ भी हुआ किया, कॉलोनी के लोगों ने वोट तो दे दिया, लेकिन मेल जोल करने के लिए घर घर बधाई दे सिर्फ मिल ही ले उन लोगों के साथ में, उतने ही से वो जनता भी खुश हो जाए। लेकिन ये आए और कट कर भाई आपको क्या लगता है कि लड्डू खींच के लेके आए? लड्डू खींच कर नहीं है, हमारी बात को समझो। वो क्या कह रहा हूँ पहले भाई, वोट पड़ा कांग्रेस जीती, ठीक है, नेताजी आए, लड्डू भाई दूसरे आदमी ने सैनी साहब ने बांटा। हाँ खुशी में, ठीक है ठीक। जीते तो वरुण चौधरी, लड्डू ये बांट रहे हैं। कम से कम उन जनता लोगों के बीच में जा करके घर घर जैसे इन्होंने लड्डू बांटा उस तरह से बधाई भी दे सकते। अच्छा, कहने का मतलब वरुण चौधरी को खुद जनता के पास जाना चाहिए और लोगों से जो है कि उनको बधाई देना चाहिए। नेता चोर नहीं आना चाहिए। नहीं, इस बार गिरफ्तारी बहुत तगड़ी है, कंगालों का सरदार हूँ मैं तो। और जनता इसके सरदार कंगालों के बीच रहता हूँ मैं। और ठग वाला काम इतना हो गया है और कमर तोड़ दिया है लोगों ने, सरकार ने पूरी जाली कामों से भर करके।
चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं मिलता या जिम नहीं जाना चाहते तो आप घर पर ही इन डंबल्स की मदद से एक्सरसाइज करके एक शानदार बॉडी बना सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश खाद्यान एडवोकेट है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? मैं सर भूतपूर्व हरियाणा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इंटेलेक्चुअल सेल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? एक तरफा माहौल है सर, कांग्रेस जीतेगी हर हाल में, पक्का 200%। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया इंटेलेक्चुअल सेल, हाँ जी जी, तो मैं उसका भूतपूर्व हरियाणा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। क्या काम होता है इस सेल का? कितने लोग होते हैं? क्या ये होता है जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, एडवोकेट हो गए, आपके पत्रकार साथी जैसे आप हो बुद्धिजीवी, ठीक है, इसके ऐसे ही जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन सबको हम लोग, और जैसे व्यापारी वर्ग में बुद्धिजीवी जो व्यक्ति हैं, उन सबको एक मिला के एक सेल बनता है कांग्रेस का, उसका मैं हरियाणा स्टेट का महासचिव रहा हूँ। और हमारा ये कर्तव्य होता है कि जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं उनके क्रियान्वयन में क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसको और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या हम प्लान कर सकते हैं, कैसे हम अपनी नीतियों को पूरे प्रदेश के अंदर फैला सकते हैं, नीचे बंदे जो हैं काम करने वाले कार्यकर्ता उनको हम कैसे ट्रेंड कर सकते हैं, वो सारा काम हमारे सेल देखता है। अब दो शब्दों का प्रयोग किया, एक प्रयोग किया कि जो इस तरीके के प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर हैं, वो वकील हैं, और एक आपने शब्द यूज़ किया बुद्धिजीवी, ठीक है, तो बुद्धिजीवी के पार्ट है सारे ये, जैसे आप बुद्धिजीवी हो, है ना। प्रोफेशन में तो सारे ही प्रोफेशन हैं, लेकिन उसमें बुद्धिजीवी और प्रोफेशन से क्या कोई ज़रूरी है क्या कि एक स्पेशल प्रोफेशन का आदमी बुद्धिजीवी है? वो इसलिए है कि इसमें जो है ना सर्विसेज इंक्लूडेड आती है, क्योंकि जो एक आदमी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो एक सर्विसेज वाला जो पार्ट है ना, उसको हम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ मानते हैं। एक व्यापारी जो होता है ना, जो बिजनेस करता है, उसको व्यापार प्रकोष्ठ अलग से होता है। तो जैसे आपने जिक्र किया पत्रकार का, हमारे पत्रकार वर्ग में ये आरोप लगता है कि बहुत सारे पत्रकार गोदी मीडिया हो गए हैं, वो सत्ता में की गोद में जाके बैठ जाते हैं, उनसे अपना पैसा लेते हैं और अपने जो है कि जो सरकार की नीतियां होती हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्या ऐसे आप पत्रकारों को बुद्धिजीवी कहेंगे क्या? देखिए, वो बुद्धिजीवी हैं या नहीं हैं, इसको मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पत्रकार है तो बुद्धिजीवी तो है ही है, चाहे वो बुद्धि को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, चाहे उसको ठीक तरीके से कर रहा है, बुद्धि तो उसमें है, तभी वो पत्रकार है, अदरवाइज पत्रकार नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा हरियाणा के अंदर जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल थे, उसमें किसी भी जाति से बंदा बिलोंग करता हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, जाट से हो, ब्राह्मण से हो, नीची जात, ऊंची जात, किसी भी जात का हो, ठीक है, उस जात पात पे हम विश्वास नहीं करते, पर सभी का इलाज वहाँ पे अनलिमिटेड था और सबको बराबर मिलता था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि डीमैट अकाउंट कहां से खुलवाएं, तो मैं आपको बता दूं कि जीरोधा एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अभी अगर आपने देखा होगा तो गोदी मीडिया क्या बोलता है कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी आयुष्मान करके कि 5 लाख का मैंने मोदी जी ने इंश्योरेंस किया। अब एक चीज़ देखो, एक अनलिमिटेड चीज़ को जो सभी वर्गों की थी, चाहे वो उच्च वर्ग था, आय वर्ग वाला था, या निम्न आय वर्ग वाला था, या मध्यम आय वर्ग वाला था, सबके लिए बराबर था, अनलिमिटेड इलाज था। आप ये देखो कि अब उन्होंने सिर्फ 5 लाख कर दिया, मतलब एक गरीब का जिसका पहले अनलिमिटेड होता था उसको सिर्फ 5 लाख का झुंझुना दे दिया, कि 5 लाख तक का मोदी जी ने दिया। वो उसी गोदी मीडिया ने ये बात नहीं कही जो अनलिमिटेड था उसको 5 लाख कर दिया। ये फर्क है इसमें एक बुद्धिजीवी वर्ग का बुद्धि को
गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एक बात तो है ना इसमें कि जो 5 लाख का बीमा है, हाँ जी। अब आप जैसे मान लीजिए 6 सेक्टर का हॉस्पिटल हाँ है, जी। तो अगर कोई आदमी जाता है 6 सेक्टर में तो जितनी 6 सेक्टर की सुविधाएं हाँ हैं जी। उसी के अनुसार ही उसको फ्री मिलेंगी। लेकिन जब वो बीमे के दायरे में आता है तो जो दवाइयाँ अंदर नहीं हैं, जो ट्रीटमेंट बाहर से करवाने हैं, बेशक उसको बाद में पैसा मिले या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वो एक्सटेंड हो गई। तो अब उसको ऐसे कैसे जोड़ते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने प्राइवेट के अंदर जो 5 लाख की लिमिट लगाई वो गलत है ना। वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, सरकारी में क्या चाहे प्राइवेट में कराए। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि भी वो उस इलाज को हर आदमी को फ्री में दे, चाहे वो प्राइवेट में कराए सरकारी में। प्राइवेट में 5 लाख क्यों किया, गवर्नमेंट में 5 लाख क्यों किया? उसको अनलिमिटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट में 5 लाख क्यों अनलिमिटेड हो, जैसे सरकारी में वैसे वहाँ भी। अब सरकार के अंदर भी क्या ये ट्रीटमेंट जो है ना 5 लाख के दायरे में आएंगे। आप ये देखो ना, सरकार की जो सुविधा थी अनलिमिटेड की, उसको भी लिमिटेड 5 लाख कर दिया। और वो क्या बोलते हैं कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया। अरे भैया लोगों, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। ये कहोगे अनलिमिटेड से 5 लाख कर दिया, चाहे वो प्राइवेट में कराए चाहे सरकारी में कराए। आप ये देखो कितना बड़ा अन्याय कर रहा है ये हमारा बुद्धिजीवी पत्रकार वर्ग, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं। आप ये देखो कि जिसको बोलना चाहिए अनलिमिटेड से 5 लाख करना चाहिए और सभी वर्गों से छीन के कुछ वर्गों को दे दिया। इस बात को अगर हाईलाइट करो तो मोदी की जो सरकार इस बार आई ना, वो 10 सीट भी नहीं आती, ये गारंटीड थी। तो प्रचार ही नहीं करता, लोगों को पता नहीं कि अनलिमिटेड से तुम्हारा अनलिमिटेड हो गया। अब ये देखो कितना एक बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, अभी जो नीट का मामला आया है हाँ जी। और जो पेपर लीक का मामला आया है, उसमें राहुल गांधी का एक बयान है कि ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो चांसलर और इस तरीके की जो सिटी हैं, उस पे एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजिकल लोगों को बिठा दिया गया है जो राइट विंग के विचारधारा से समर्थित लोग हैं, और उसके कारण ये दिक्कतें जो है कि आ रही हैं। और जो पेपर लीक का मामला है, चाहे वो व्यापम घोटाले का मामला है और इस तरीके की चीज़ों का मामला है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कहाँ हो रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जो चीज़ें। देखिए, आपने सही बात पकड़ी, व्यापम घोटाले की बात है। जब तक शिवराज जी मुख्यमंत्री थे ना, और अब वो केंद्र में मंत्री हो गए, आज तक उस घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई। और उस जांच में जितने भी आई विटनेस थे, एक एक करके सबको मार दिया गया। अब वो नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और वो आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है। अब देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस दिन शपथ ली और मतलब ये अपने जो है शिक्षा मंत्री बने, उसी दिन शाम का बयान देखो, कोई घोटाला नहीं हुआ। अब देखो, अब उन्हीं का बयान आ रहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। अब कुछ अलग अलग स्टेट में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन थी, अब वो सबसे छीन ली। क्यों छीन ली? क्योंकि वो भेद खुलते जा रहे थे और उनके कनेक्शन जुड़ते जा रहे थे बीजेपी वालों के साथ। आप देख लो, अपना बिहार का मामला देख लो, गोधरा का देख लो, जो हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ का है वो देख लो, और भी बहुत सारे स्कूलों के मामले देख लो जहाँ पे ग्रेस मार्क दे दिए गए। प्रिंसिपल खुद एडमिट करता है कि जी मैंने कोई टाइम गैप नहीं था, कोई टाइम का लॉस नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी ग्रेस मार्क दे के 6 लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब उस चीज़ की लीपापोती करने के लिए उन्होंने क्या करा, सभी से जो थी जांच जो थी ना, वो सीबीआई को ले ली, ताकि सीबीआई उनका तोता है और उसको जैसे बुलवा के बोलेगा और उस जांच को वो कंट्रोल कर लेंगे, ताकि स्टेट के अंदर से जो इंडिपेंडेंट जो पुलिस वाले जांच कर रहे थे उनकी जांच को प्रभावित किया जा सके और उनसे कंट्रोल करके सारा का सारा मामला जो था वो सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया, ताकि इस मामले को शांत किया जा सके। अदरवाइज तो जो अगर 1800 या 1900 लोगों का जब नीट दोबारा हो रहा है तो सबका भी हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर 23 लाख लोगों का नीट दोबारा कर। सर, आप अगर 23 का नहीं भी कराना तो एक अलग से ऑप्शन दे देते भाई, जो दोबारा से देना चाह रहा है वो अपनी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो फीस जमा कराए दोबारा दे दे, या उसमें सरकार पे भी वजन नहीं पड़ता और बच्चों को भी एक चांस मिल जाता। जैसे भी आपको याद हो, कोविड के अंदर 4 चांस दिए थे हमने उसके लिए, अपना जो एडवांस IIT और JEE के एडमिशन के लिए, वैसे ही नीट में दिए थे। यहाँ 2 चांस दिए थे, इसे एक तीसरा चांस और हो जाता, कौन सा फ़र्क पड़ जाना था? तीनों चांस में से जिसके अच्छे नंबर आते वो आप चूज़ करके उस हिसाब से मेरिट बन जाती, एक अलग से चांस मिल जाता, और वो सबके लिए ओपन, जिसमें देना नहीं देना दूसरे दे देंगे फीस भर के। क्या दिक्कत थी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने जिक्र किया, लॉयर, डॉक्टर और इस तरीके के प्रोफेशन का। जो इस प्रोफेशन में युवा आ रहे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है भारत छोड़कर विदेशों में बसना।
और आज जो जिस मामले में जिस तरह से शिफ्टिंग हो रही है भारत से, आपको क्या लगता है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग क्यों शिफ्ट कर रहा है? ये जैसे पहले होता था, आपने सुना होगा इम्पोर्ट कैपिटल, एक्सपोर्ट कैपिटल, वैसे ही इम्पोर्ट ह्यूमन कैपिटल हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री से। वो क्यों हो रहा है उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। अब देखो, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर वो सरकार के अगेंस्ट कोई भी आवाज़ उठाता है, किसी भी तरीके की आवाज़ उठाता है ना, तो वो उसको घर में भेज देगी, CBI, ED, इनकम टैक्स, बला बला करके भेज देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग कोई भी काम करने की कोशिश कर रहा था, उस कोशिश को कैसे करते हैं, वो जो सब्सिडी होती है वो एक उनका जो सेट वर्क है। जैसे सपोज घरों में एक एग्जाम्पल अडानी का देता है। अब देखो कि अडानी ने जितने भी एग्रीकल्चर से सब्सिडी ली है, चाहे वो हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, गोडाउन बनाने का, सिलो बनाए हैं, उसमें 75% सब्सिडी थी केंद्र सरकार से फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, और 75% की सब्सिडी और 75% का लोन। आप समझ रहे हो, 75% की, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, अगर गलत हो तो मेरे पे कोई भी केस कर सकता है, इज ओपन। ठीक है, 75% सब्सिडी, 75% लोन। ठीक है जी। अब उसमें क्या हुआ, जो सब्सिडी आई उससे लोन चुकता हो गया। ठीक है, 25% मैंने लगाया और उस 100% में से मैंने मार्केट में 50% शेयर बेच दिए। 50% शेयर किस रेट पे बेचे? 1000 गुना दाम पे। अब ये देखो कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। एक 25 रुपये लगा के बंदा जो है 75 रुपये गवर्नमेंट से ग्रांट ले ली उसने। क्या वो ग्रांट एक नौजवान को नहीं मिल सकती थी जिसने एक अपना बिजनेस शुरू करना था? क्या छोटे स्टार्टअप को नहीं मिल सकती थी? आप कोई भी चीज़ देख लीजिए कि कोई भी बुद्धिजीवी बच्चा कोई भी काम करना चाह रहा है ना, तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलती यहाँ पे। आप देखो कि एक मूवी आई थी अभी, मैंने वो मूवी नहीं देखी पर सुनी है, वो जो थोड़ा सा अंधा था, उसका नाम अगर आपको याद बता सकते हैं तो। उसने इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ ने उसको पढ़ने से मना किया। वो जाके अमेरिका में उसने पढ़ाई करी और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना इंडिया में, और वो बाहर से रह के उसने सारा किया, जबकि उसको बहुत कम उसको दिखता था। ठीक है, आप किसी भी और सेक्टर में देख लो, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए देख लीजिए, डॉक्टर का भर्ती की परीक्षा होती है। ठीक है, उसमें बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, बाद में पेपर देने के बाद घर आते हैं तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। ठीक है, अब उसको पेपर लीक के बाद डॉक्टर कौन बनेगा? जिनके मार्क्स कम थे, जिनका जुगाड़ ज़्यादा था, वो डॉक्टर बन गया। ऐसे ही वकीलों में भी सरकारी वकील कौन लग जाता है? जिसको पूरी वकालत नहीं आती, पेपर लीक करा लिया या सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ उसका कोई लिंक है, वो बन गया। अब हरियाणा का देखो, मिस्टर महाजन है, महादेव का, क्या हरियाणा में कोई बुद्धिजीवी नहीं था जो हिमाचल से इंपोर्ट करके लिया?